आज डिजिटल रेवोल्यूशन के चलते बिजली ये हमारे लिए एक बेसिक ज़रूरत बन चुकी है और उत्तर प्रदेश के लोगों की इस बेसिक डिमांड को पूरा करने के लिए बजाज एनर्जी के कुल 6 पावर प्लांट्स यहाँ पर 2430 मेगावाट की पावर प्रोड्यूस करने की क्षमता रखते हैं, जिनमें सबसे बड़ा पावर प्लांट है हमारा ये ललितपुर का प्लांट, जो कि एक सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर स्टेशन है एंड दैट प्रोड्यूसेस अराउंड 1980 मेगावाट्स। और ये है उत्तर प्रदेश के लगभग 10% यानी कि 25 करोड़ के 10% लोगों की डिमांड को मीट करने का एक जरिया। हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं आलोक श्रीवास्तव जी, हु इज़ द प्रेसिडेंट मेंटेनेंस फॉर ललितपुर पावर जनरेशन कंपनी, जिन्होंने भी प्लान की शुरुआत से लेकर यहाँ एक बहुत अहम रोल आप निभा रहे हैं सर, चाहे इंजीनियरिंग के मामले में हो, इनोवेशंस के मामले में हो। सो वी आर ऑल्सो राइट हियर विद द प्लांट फेज कमिशनिंग पार्ट. So any memories, anything that you would like to share with us here? Sure. So if you see the plant, this plant begins somewhere in the 2014. ये एक्चुअली जो फेज दिख रहा है आपको इरेक्शन फेज हमारा, ये बॉयलर इरेक्शन दिख रहा है आपको इधर यहाँ पे। यहाँ पे आएंगे तो हमारे ये बॉयलर का एक मेन जो होता है बंकर, जहाँ कोयला स्टोरेज होता है। उसके बाद भी ये हमारा टरबाइन का मेन टीजी बिल्डिंग के इरेक्शन का फेज था। ये मेन टीजी डेक है, जहाँ पे हमारे टरबाइन मेन टरबाइन जो पावर प्लांट का हार्ट होता है वो बैठता है, उसका फाउंडेशन है। ये मेंटेनेंस बेसिकली क्या है, हमको अपकीप करना है इक्विपमेंट को, सो दैट एनी कॉस्ट मतलब एनी सिचुएशन में हमारा इक्विपमेंट फेल ना हो और जनरेशन लॉस ना हो। तो हमारा टीम का जो मेन मोटिव गोल है कि जीरो जनरेशन लॉस ऑन अकाउंट ऑफ एनी इक्विपमेंट फेल। मेन गोल हमारा ये रहता है। फॉर अ कॉमन लेमैन्स लैंग्वेज अगर आप एक्सप्लेन कर सके पावर प्रोडक्शन का जो एक पूरा प्रोसेस है। वी ऑल्सो हैव 2 वाटर रिजर्वॉयर्स, वी हैव द चिमनी, द टरबाइन जो कि पावर प्लांट का हार्ट है, जैसे कि आपने बताया। किस तरह से कोल आने से लेकर एक प्रोसेस होता है, अगर आप ब्रीफ में बता सकें। जरूर। बेसिकली पावर प्लांट में 3-4 मेन फैक्टर्स हैं। कोयला हमारा माइन से आता है, कोयला आने के बाद में इसको हम क्रश करते हैं, क्रश करके जैसा हमने आपको दिखाया यहाँ पे बंकर्स, ये बंकर्स में कोयला आता है हमारा। बंकर्स में आने के बाद में इसको हम क्रश करते हैं थ्रू मिल, इसको पल्वराइज करते हैं कोल को, फिर ये पल्वराइज कोल बॉयलर में फायर किया जाता है। जो कोल फायर होता है, इससे जो हीट जनरेट होता है वो हमारे बॉयलर में जो वाटर है वो स्टीम में कन्वर्ट होता है। वो स्टीम आके टरबाइन को घुमाता है, टरबाइन रोल होती है। टरबाइन बेसिकली जो मैकेनिकल एनर्जी है, जो थर्मल से मैकेनिकल में आया, मैकेनिकल हमारा इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होता है जनरेटर के थ्रू, जनरेटर से ये बाहर फिर ग्रिड में थ्रू जहाँ चीज़ आ। हमारा जो मेन जो कंसर्न होता है, जो हमने कोल फायर किया, जो बर्न हुआ, उससे जो ऐश जनरेट हुआ उसको हम कैसे डिस्पोज ऑफ करें, हमारे लिए मेन चैलेंज होता है। तो उसके लिए हमारे पास डाइक है, वहाँ पे एक रिकवरी पॉन्ड है। रिकवरी पॉन्ड में क्योंकि जब हमारा ये ऐश वाटर जा रहा है तो वहाँ से स्पिल होकर ऐश जाता है, और क्योंकि ये प्लांट थ्रू आउट द ईयर चल रहा है, इसको हम बीच में बंद नहीं कर सकते। तो इसको ऑनलाइन कैसे क्लीन करें, काफ़ी बड़ा चैलेंज था ये हमारे लिए। तो इसको हमने वहाँ पे एक इनोवेशन किया, हमने वहाँ पे एक पंटून लगाया हुआ है, जिसके लिए हमें अवार्ड भी दिया गया है, नेशनल लेवल अवार्ड को मिला है। तो वो जो इनोवेशन था उसमें हमारा ईयरली करोड़ सा खर्चा था, बाहर से एजेंसी हायर करके क्लीन करें। हमने उसको टोटली इन हाउस बनाया है, और वो भी स्क्रैप से बनाया हुआ है। जैसे आपने लॉन्च देखा होगा, टोटली स्क्रैप से बनाया हुआ हमारा, इसमें एक भी मेटल बार का नहीं है। मतलब हमारी टीम का थीम रहता है कि कैसे हम इसको वेस्ट को कन्वर्ट करें बेस्ट में। ये हमारे अवार्ड्स आपको दिखे रहे टोटल यहाँ पे। बिल्कुल सर। और रिसेंटली भी जो एक वाटर न्यूट्रल जाने का एक, बिकॉज वाटर इन टुडेज टाइम इज़ अ रिसोर्स विच इज़ डिप्लीटिंग, और उसको किस तरह से हम इन अ राइट वे यूज़ कर रहे हैं, एंड ऑल्सो गिविंग बैक ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और भी इनिशिएटिव्स हैं, जैसे कि फ्लाई ऐश के बारे में आपने बताया था, डाइक विच इज़ built in house. So any memories from your side personally, or some project that you would like to highlight जिसके लिए आप खुद प्राउड फील करते हैं? नहीं, यहाँ पे देखिए हमारी लिस्ट बहुत लंबी चौड़ी है, मैं बताने जाऊँगा तो आवर्स लग जाएगा। मैं आपको सिंपल से बताता हूँ कि जब कोल हमारा आता है माइन से प्लांट में आता है, मानसून में क्या होता है, वो गीला हो जाता है। जब उसको हम बंकर फिल करते हैं तो वो बंकर को चोक कर देता है, जिसके अगर वो चोक हो गया हमारी मिल बंद हो जाएगी, हमारा जनरेशन लॉस होगा। तो उसके लिए हम लोग इतना बढ़िया इन्वेशन किया हुआ है, सिंपल सा इन्वेशन है, आदमी जाके उसको एंजॉय भी करता है, हैमरिंग करता है, अलग आप देखेंगे ना, छोटा सा इन्वेशन है, पर उससे हमारा मतलब जो करोड़ सा जनरेशन होता है वो हम पूरा कंट्रोल कर चुके हैं। टीम टोटली डेडिकेटेड लगी हुई, कहाँ पे कैसे करेक्शन कर सकते हैं, मोटिवेशन, इनोवेशन, ऑल टाइम लगे हम। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये आगे देखेंगे तो आपको मैंने जो बताया, ये हमारा कोल यार्ड है यहाँ पे, ये वैगन टिपलर दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये कोल हैंडलिंग का पूरा हमारा नेटवर्क है जो कोल फीड करते हैं हम। ये भी आपका हमारा वो वैगन टिपलर का पार्ट है। ये रिजर्वायर के थ्रू हमारा बॉलर दिख रहा है,
टर्बाइन दिख रही है हमारी। मतलब ऐसा प्लांट आपको इंडिया में बहुत कम मिलेगा जो प्लांट ग्रीन के अंदर, मतलब पूरा ऑल सराउंडिंग ग्रीन ही ग्रीन है, बीच में प्लांट है। कोई जो बाहरी आदमी आता है कहता है कि हम प्लांट में आए, गार्डन में आए, ये स्टेटमेंट मिलता है हम लोग को। जो एक नेशन बिल्डिंग का इनोवेशन हमारा रहा है बजाज परिवार का, उसी को लेगेसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं, बट हम उसके बारे में इतनी बातें नहीं कर रहे हैं। सो दिस इज़ आवर इनिशिएटिव कि लोगों को भी पता चले कि किस तरह एक पावर प्लांट सेटअप को भी कम्प्लीटली नेचुरल एनवायरनमेंट फ्रेंडली एंड सेल्फ सस्टेनेबल बनाने के लिए हमारी टीम यहाँ काम कर रही है। सो थैंक यू फॉर टॉकिंग टू अस सर, थैंक यू सो मच। हम आ गए हैं फायर स्टेशन पर और हमारे साथ हैं पीके सिंह जी, जो हेड EHS डिपार्टमेंट है यहाँ पर ललितपुर पावर जनरेशन कंपनी में। सर, हम जैसे कि जानते हैं बजाज एनर्जी की ये सबसे बड़ा पावर प्लांट है LPGCL, और किसी भी पावर प्लांट में ऑब्वियसली इट्स अ पोल्यूटिंग इंडस्ट्री, हम सभी जानते हैं, एंड हाउ एनवायरनमेंट, हेल्थ, सेफ्टी, गवर्नेंस बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो आप इसको जिस तरह से संभाल रहे हैं, अगर हमें थोड़ा ब्रीफ कर सके, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर प्रोटोकॉल हैं जिनका आप ध्यान रखते हैं आपकी टीम्स? थैंक यू मैडम फॉर गिविंग द अपॉर्चुनिटी। थर्मल पावर प्लांट थोड़ा हैजार्डस प्रोसेस में आता है, लेकिन जितना जो प्लांट में जो लोड है, फायर लोड या जिस तरीके के हैजार्ड्स हैं, वर्ल्ड क्लास प्रैक्टिसेज यहाँ इम्प्लीमेंटेड हैं जो भी प्लांट के हैजार्ड को काउंटर करने के लिए। जैसे अगर मैं फायर सेफ्टी की बात करूँ तो थर्मल पावर प्लांट में फायर लोड बहुत हाई होता है, लेकिन जितना फायर लोड होता है उसी हिसाब से सिस्टम में इंटरलिंकिंग है डिजाइनिंग लेवल पे। जैसे आप देखेंगे तो एवरी नुक्स एंड कॉर्नर देयर इज ए फिक्स फायर प्रोटेक्शन सिस्टम, अनाउंसिएशन सिस्टम है, कम्युनिकेशन सिस्टम है, इवन कंट्रोल सिस्टम है, और जो फायर प्रोटेक्शन के सिस्टम्स हैं ऑटो मोड में डले हुए हैं। तो वो इंजीनियरिंग इंटरलॉकिंग की हुई है, तो सारे जो हैजार्ड एसोसिएटेड हैं वो इनकाउंटर्ड हैं। रही बात डिसिप्लिन की, तो हम लोगों का बेसिक रूल ये है कि जो प्लांट के फायर प्रोटेक्शन सिस्टम्स हैं वो हेल्दी रहें, चार्ज कंडीशन में रहें, और उनकी हमारा रोल उनकी मॉनिटरिंग का है, उनकी हेल्दीनेस को इंश्योर करने का है, ताकि अगर कोई अगर रेजिडुअल रिस्क होता है तो उसको तुरंत हम इनकाउंटर कर सकें। हमारे पास बहुत ही कॉम्पिटेंट टीम है, राउंड द क्लॉक दे आर वर्किंग। और दूसरा, कोई भी काम जो होता है तो बिना वर्क परमिट के सिस्टम के नहीं होता है। तो बाय ग्रेस ऑफ गॉड अभी तक कोई भी ऐसा नियर मिस नहीं हुआ है, कोई फायर नहीं हुआ प्लांट में। ये प्लांट मैनेजमेंट का, हमारी टीम का एक अचीवमेंट है। ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी की जहाँ तक बात है, तो ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी में सबसे पहली चीज़ होती है कि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना, हैजार्ड कम्युनिकेशन। जब भी कोई आदमी आता है तो सबसे पहले उसका 3 आवर्स ऑडियो विजुअल इंडक्शन होता है, रिगार्डलेस लेवल, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर का आदमी है चाहे डायरेक्टर है, उसका पहले सेफ्टी इंडक्शन होता है। और उस 3 घंटे में उनको प्लांट के हैजार्ड कम्युनिकेशन के बारे में बताया जाता है क्या हैजार्ड है। उसके अलावा क्या सिस्टम एंड प्रैक्टिसेज हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया है, तो हम लोगों ने इंडस्ट्री की जो बेस्ट सेफ्टी प्रैक्टिसेज है उसको इम्प्लीमेंट किया है, और इसकी वजह से हमारे प्लांट का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा, सेफ्टी परफॉर्मेंस। और अनफॉर्चुनेटली अगर कोई इंसिडेंट हुआ तो लर्निंग शेयरिंग एमन वर्क फोर्स, जो हमने लर्निंग है दोबारा वो चीज़ रीअकरेंस ना हो, ये प्रैक्टिसेज हम लोग फॉलो करते हैं। जी जी। और हमने देखा जो सर्टिफिकेशंस भी हैं रेगुलर लेवल्स पर आप लोगों की तरफ से सर्टिफिकेशंस अप्लाई किए जाते हैं। इवन प्लांट एरिया में सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस लगे हुए हैं जगह जगह पर। इसके अलावा जो ग्रीनरी की बात करें तो कितना बड़ा एक पूरा एरिया है, ग्रीन बेल्ट एक तरह से कह सकते हैं, उसके बारे में भी अगर कुछ बताएं, कितने पेड़, कितना एरिया कवर्ड है यहाँ ग्रीनरी के हिसाब? एक्चुअली मैम आपने देखा होगा हमारा प्लांट जो IMS सर्टिफाइड है। IMS मीन्स तीनों स्टैंडर्ड है, ISO 9001 फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, 14001 फॉर इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम एंड 45001 फॉर ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। तो जो मैनेजमेंट सिस्टम की रिक्वायरमेंट है वो बहुत ब्यूटीफुली यहाँ इम्प्लीमेंट की गई है। जैसे प्लान डू चेक एक्ट, प्लांट में क्या क्या चीज़ें हैं जिसको हमको प्लान करना है। डू मीन्स व्हाट आर द रिक्वायरमेंट वी हैव इम्प्लीमेंटेड। चेक मीन्स परफॉर्मेंस मेजरमेंट, एंड इफ देयर इज एनी डिविएशन अगेन some actions to counter the identified gaps। एक कमेटी है अपेक्स सेफ्टी कमेटी मीटिंग, जिसमें प्लांट के HOD, हमारे जो O&M के एसोसिएट्स हैं, वो बैठ के हम लोग डिस्कस करते हैं, जिसमें प्लांट का परफॉर्मेंस, कोई अगर गैप और अगर कोई स्ट्रेचरी गैप है, सारी चीज़ों को हम लोग रिव्यू करते हैं एट ए रेगुलर इंटरवल ऑन मंथली बेसिस। इन्वायरमेंट, एक तो आपको यहाँ देखने से आपको लग जाएगा कि इन्वायरमेंट पे कितना टॉप लीडरशिप का कमिटमेंट है। ग्रीन बेल्ट बेसिकली 33% है, हम लोग 33% जो EC का लीगल रिक्वायरमेंट उससे ज़्यादा हम लोगों ने लगाया है। मोर देन 5 लाख ट्री हैज़ बीन प्लांटेड इन ग्रीन बेल्ट इन एंड अराउंड ऑफ इवन अगर आप देखेंगे तो नियर बाई इंडस्ट्री विलेजेस में हम लोगों ने इस साल 68,000 ट्री हैज़ बीन डिस्ट्रीब्यूटेड
और इसके अलावा हम लोगों ने बहुत सारे गांव को ओन किया है, जिसमें हम ग्रीन बेल्ट पे एक ड्राइव हम लोगों ने इस साल चलाया है। इवन आप डेटा देखेंगे तो एक्चुअली बुंदेलखंड बहुत ही वाटर ड्रॉट एरिया है, लेकिन प्लांट आने के बाद जो एवरेज रेनफॉल है एनुअल, वो डेटा से देख के आपको लगेगा कि इससे इम्प्रूवमेंट हुआ है। हमारे मैनेजमेंट का जो कमिटमेंट है कि वी विल सरपास द बेसिक रिक्वायरमेंट्स। जैसे अभी एक की इनिशिएटिव हम लोगों ने लिया, एस एक डिस्पोजल हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है किसी भी इंडस्ट्री के लिए, बेसिकली थर्मल पावर प्लांट के लिए। हम लोगों ने अभी एक अल्ट्राटेक से एग्रीमेंट किया है, हमारा जो एस जनरेट होगा इट विल बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू क्लोज सर्किट थ्रू पाइपलाइन। उसके बाद से वो सैलो में जाएगा, सैलो से बल्कर के थ्रू जाएगा, बल्कर से प्लांट के बाहर चला जाएगा। देयर विल नॉट बी एनी इन्वायरमेंटल न्यूसेंस एज फार एज डिस्पोजल कंसर्न। दिस इज ए की इनिशिएटिव ऑन आवर पार्ट। लेकिन अगर आप हमारे स्टैक को देखेंगे तो आपको धुआं नज़र नहीं आएगा। एक्चुअली हमारा प्लांट जीरो लिक्विड डिस्चार्ज से हम लोगों ने कंसेंट लिया हुआ है। हमारे प्लांट से कोई भी लिक्विड डिस्चार्ज नहीं होता है। और जो एयर पॉल्यूशन की बात है, तो जो नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं, तो उस स्टैंडर्ड से फार बिलो हम लोग हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की एक एजेंसी है नीरी, जो एयर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को मॉनिटर करती है। तो उन्होंने पूरे इस एरिया के 10 किलोमीटर की पेरीफेरी में आपने मॉनिटरिंग किया उन्होंने, तो देखा कि साक्स नाक्स का जो एनुअल एवरेज डेटा है वो 17-18 है। तो 80 के करस्पॉन्डिंग 17-18 मतलब वी आर फार बिलो दैन नेशनल स्टैंडर्ड्स। कि प्लांट का जो रियल टाइम डेटा डिस्प्ले पब्लिक डोमेन में डिमॉन्स्ट्रेट होता है। आपने देखा होगा गेट पे एक डिस्प्ले बोर्ड लगा हुआ है, तो उसमें पूरे पॉल्यूशन के लेवल आते हैं। कोई भी आउटसाइडर, कोई भी स्टेक होल्डर्स देख सकता है कि हमारे प्लांट का क्या पॉल्यूशन लेवल है। और ये रियल टाइम डेटा डिस्प्ले पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और CPCB को भी जाता है। तो जो नेशनल स्टैंडर्ड से बहुत कम इमिशन स्टैंडर्ड है, इसका इम्पैक्ट आप ग्रीनरी के रूप में देख सकती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात जैसे कि आपने बताई पीके सिंह जी, और CSR के बारे में भी जो आप बता रहे थे कि वी आर ऑल्सो ओनिंग 5 विलेजेस अराउंड ललितपुर। तो CSR का जो पूरा काम है उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। हमारे यहाँ पर कमल नयन जमनालाल बजाज फाउंडेशन से राजेंद्र कटेरिया जी भी कार्यरत हैं, सो उनके साथ भी बातचीत करेंगे अगले सेगमेंट में। थैंक यू मैडम। सो CSR की जो हम बात कर रहे हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत भी बजाज फाउंडेशन की जो टीम है, कमल नयन जमनालाल बजाज फाउंडेशन जो हमारा महाराष्ट्र में काफ़ी एक्टिव है, वहीं से राजेंद्र खतेरिया जी यहाँ ललितपुर में आकर के अपनी जो पूरी यहाँ CSR की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो निभा रहे हैं। जो नेचुरल फार्मिंग की चीज़ें हों या फिर वाटर कंजर्वेशन, जो बुंदेलखंड इलाका है यहाँ पर वाटर स्कैर्सिटी रही है, सो पूरा एक जो LPGCL का कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप किस तरह संभाल रहे हैं राजेंद्र जी, उसके बारे में प्लीज़ बताएं। जी नमस्ते मैम आपको। और यहाँ पर हमारे बुंदेलखंड के इस ललितपुर ज़िले में जहाँ हमारा पावर प्लांट स्थित है, वहाँ आपका स्वागत है मैम। जैसे कि आपने बोला कि हमारा जो CSR के माध्यम से LPGCL के आसपास के लोगों के विकास के लिए, उनके सामाजिक आर्थिक विकास के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं मैडम। जब से हमारे प्लांट की स्थापना की प्रक्रिया शुरू हुई मैम, तब से यहाँ का जो आसपास का जो सराउंडिंग का जो हमारा जन समुदाय है, उनके जो सामाजिक विषय, आर्थिक विषय और पर्यावरण से जुड़े विषय लेकर के बजाज फाउंडेशन ने मैडम एक समुचित तरीके से यहाँ के लोगों का सशक्तिकरण हो। और हम बोलते हैं, हमारी एक फिलोसॉफी है कि आत्मनिर्भर गांव बने ताकि हम आत्मनिर्भर देश की ओर उन्मुख हो। उसके हिसाब से आसपास के लोगों के सामाजिक आर्थिक उन्नतिकरण के लिए और साथ ही उनकी कृषि आधारित आजीविका और साथ में हमारा पूरा पर्यावरण कैसे सुरक्षित और संरक्षित रहे, उस दिशा में कई प्रकार के कार्यक्रम में चलाए जा रहे हैं। हमारे यहाँ जैसे कि थर्मल बेस्ड पूरा पावर प्लांट है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में पानी की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ का जो हमारा सिंचाई विभाग है, उनके साथ हम लोगों ने एक MOU साइन करके 2 जगह से यहाँ पर पानी पहुँचाया है, राजघाट डैम से और कचनोदा डैम से मैम। सो हर स्तर पर यह प्रयास किया गया है कि जहाँ से हम लोग पानी सोर्स करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करते हैं, उस पानी को रिसाइकल करके उसका मैनेजमेंट करने के क्या तौर तरीके हो सकते हैं। और मुझे बताते हुए खुशी है कि हमारी प्लांट परिसर के अंदर हम लोगों ने जल संरक्षण, जन संवर्धन को लेकर और उपयोग किए पानी को रिसाइकल को पुनः उपयोग करने के लिए बहुत अच्छे प्रयास किए हैं। और आज मुझे बोलते हुए गर्व है कि हमारा प्लांट एक वाटर पॉजिटिव प्लांट के रूप में जाना जाता है। मैं बड़ा प्रश्न ये था कि लोगों की, हमारे किसानों की हम कृषि आधारित आजीविका किस तरीके से बढ़ाएं, तो उस दिशा में पानी को साथ में कृषि को जोड़ करके बहुत अच्छे प्रयास हुए हैं। जितने भी एक्सटेंशन के संस्थान हैं, चाहे हमारे रिसर्च के संस्थान हैं, चाहे कृषि विज्ञान केंद्र हो, चाहे कृषि विश्वविद्यालय हो, उनके साथ में मिलकर के टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र किसानों तक कैसे हो, उस दिशा में बड़ा काम होने से मैं मुझे बताते हुए खुशी है कि लोगों का
खेती करने का तौर तरीका, जिसको हम कृषि विविधीकरण बोलते हैं, कि खेती के अंदर जो है डाइवर्सिटी आए, उसमें हॉर्टिकल्चर का भी उसमें समावेश हो, और इस तरीके से करें कि हम लोग डिमांड ड्रिवन और मार्केट ड्रिवन फसलें लगाएं, ताकि किसान की प्रति एकड़ जो है उत्पादकता और उपज बढ़े, और अल्टीमेट हमारा गोल ये रहता है कि किसान की आमदनी का स्तर किस तरीके से बढ़े। तो हम टिकाऊ खेती की बात करते हैं, सारी हमारी जो प्रैक्टिसेस हैं उसमें हम लोगों ने प्राकृतिक खेती, गो आधारित को मूल में रखा है, और खेती के तौर तरीकों में, क्रॉपिंग पैटर्न के अंदर बहुत सकारात्मक बदलाव आया है मैम। साथ में स्वास्थ्य एक बहुत बड़ा विषय है यहाँ पर। तो बजाज फाउंडेशन का एक सामुदायिक स्वास्थ्य का एक कार्यक्रम चलता है मोबाइल वैन के माध्यम से। आसपास के गाँव में प्रति सप्ताह स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जाता है। हमारी एम्बुलेंस वैन जाती है, वहाँ उनको जांच की जाती है, उनका इलाज किया जाता है, और जहाँ होता है उनको गाइडेंस करके रेफर भी किया जाता है। जो रूरल, जो विलेज लेवल की जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, उनके ऊपर भी यहाँ पर काफ़ी काम हुआ है मैम। साथ में किस प्रकार से हम लोग यहाँ के जन समुदाय की आवश्यकता आधारित स्किल्स को अपग्रेड करें, उसके ऊपर भी काफ़ी काम हुआ है। छोटे छोटे जो गरीब परिवार होते हैं उसमें छोटी छोटी रोजगारमूलक गतिविधियाँ किस प्रकार से की जा सकती है, और अलग अलग विभागों के साथ में मिलकर समन्वय करें। हम एक कन्वर्जेंस बोलते हैं, ताकि योजनाएं अधिक लोगों तक हम लोग ज़्यादा कवरेज में कर सकें, चाहे नाबार्ड हो, चाहे सरकार के जितने विभाग हो, लाइन डिपार्टमेंट हो, रिसर्च के इंस्टीट्यूशंस हो, तो उनके साथ में मिल करके एक इंटीग्रेटेड वे में हम लोग काम कर रहे हैं। और हमारे यहाँ के आसपास का जन समुदाय किस प्रकार से सशक्त हो, किस प्रकार से जागरूक हो, और कुल मिलाकर के उनके जीवन में एक सकारात्मक, एक होलिस्टिक बदलाव किस तरीके से आ जाए। हमारा जो विज़न और मिशन है उससे पूरी तरीके से अलाइंड होकर के जो हमारा सामाजिक उत्तरदायित्व बनता है, उसमें जन समुदाय को साथ में लेके, बाकी स्टेक होल्डर्स को साथ में लेके हम लोग उस दिशा में लगातार प्रयास कर रहे हैं। और सर यहाँ पर हम देख रहे हैं ये जो पूरी गौशाला यहाँ पर स्थापित की गई है प्लांट परिसर के अंतर्गत, जो गौमूत्र की बात करते हैं नेचुरल फार्मिंग के लिए, उसके बारे में अगर कुछ कहना चाहें, क्या बताएंगे? जरूर मैम। जैसे कि प्राकृतिक खेती को हम लोगों ने हमारे मुख्य कार्यक्रमों में लिया है, और प्राकृतिक खेती करने में हम सब जानते हैं मैम कि देसी गो आधारित प्राकृतिक खेती ही टिकाऊ है और सक्षम है। कि जितना भी उसके अंदर प्रैक्टिसेस होती है, जितने फार्मूलेशंस होते हैं, उसमें गौमूत्र मुख्य अवयव है, और उसका एकत्रीकरण करना, क्योंकि जहाँ हमारे किसान भाइयों के यहाँ जहाँ काऊ शेड होता है, वहाँ पर किसी प्रकार की जो बांधने की व्यवस्था में कुछ इस प्रकार से पक्का कुछ फर्श की व्यवस्था नहीं होती है जिससे गौमूत्र का संग्रहण कर पाएँ। तो इस गौशाला को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य ये था कि किसान पाठशाला करते हम लोग ट्रेनिंग करते हैं, वहाँ उसमें करने में जो मेन हमारा इंग्रेडिएंट है वो गौमूत्र की व्यवस्था भी हम लोग यहाँ से कर पाएँ। उस दिशा में ये गौशाला स्थापित की गई है। सारी नस्लें हमारी देसी नस्ल की हैं, और अब हम आगे बढ़ते हुए गांव स्तर के ऊपर किस प्रकार से बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर हो पाए, जहां एक काऊ शेड हो और सेंट्रलाइज वहां पर गौमूत्र संग्रहण की व्यवस्था हो, ताकि अधिक से अधिक किसानों तक वहां से गौमूत्र पहुंच करके वो जितने भी फार्मूलेशन है, चाहे जीवामृत हो, चाहे घन जीवामृत हो, चाहे बाकी हो, वो बनाया जा सके। थैंक यू राजेंद्र जी। सो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये है हमारे बड़े से कूलिंग टावर्स जो कि स्टीम को कंडेंस करते हैं और पानी को रिस्टोर करते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं जो चिमनी है हमारी, इट्स अ स्मोकलेस चिमनी, यानी कि एनवायरनमेंट का पूरा ध्यान रखा जाता है। जैसे कि हमने बात की हमारे सभी एम्प्लॉयज़ के साथ, चाहे ऑपरेशंस हो, मेंटेनेंस हो, EHS डिपार्टमेंट हो, सभी का यही रोल है कि किस तरह से यहाँ एनवायरनमेंट का ध्यान रखा जाए, एक्सीडेंट्स को कम से कम नील रखा जाए, एंड प्लांट को सुपर एफिशिएंट बनाया जाए। थैंक यू सो मच।